राम राम सभी को। नए साल की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी का नया साल बहुत अच्छे से शुरू हुआ होगा और आप लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छे रेजोल्यूशन लिए होंगे कि 2026 में आपको किसी भी कीमत पर अपनी एक नई गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लेना है और उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे होंगे। और इसी दौरान आप लोग बढ़िया न्यू ईयर की पार्टी वगैरह भी करके आए होंगे, हिल स्टेशन घूम कर आए होंगे। मैं भी गया था, मैं भी घूम कर फ्री होके आ गया हूँ और अब हमारी रोज रेगुलर क्लास शुरू हो गई है। और ये आज हमारी 2026 नए वर्ष की पहली क्लास है। हालांकि ये सीरीज परिणाम सीरीज जो आपके यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान, एमपी पीसीएस की प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज में चला रहा हूं आपको परिणाम नोट्स की। जो घटनाचक्र पूर्वालोकन 2025 का एडिशन है लेटेस्ट, इसको हमने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया है। कम से कम पेजेस में सारे टॉपिक, सारे पॉइंट, सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक रामबाण औषधि है ये आपके रिवीजन करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग 2026-27 के लिए ये सभी स्टेट्स को लगभग कवर कर लेती है। ये हमारी निशु मैम है, यहाँ पर मैं शरद सर। और अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप मैसेज के थ्रू अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, पीडीएफ की डिटेल ले सकते हैं, परचेस करने का प्रोसेस सारी कुछ जान सकते हैं। और किसी भी न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के भी नोट्स परचेस करना चाहते हैं, किस तरह में यूपी पीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस के नोट्स चाहिए, तो लक्ष्यभेद नाम से एक सीरीज हमारी है जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड उत्तर प्रदेश पेपर 5 एंड 6 सेम उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। इंडियन पॉलिटी के हमारे लगभग 12-13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और 3 लेक्चर और आएंगे और ये पॉलिटी आपकी 3 दिन में खत्म हो जाएगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां पर अपने टॉपिक को छोड़ा था कि हम लोग हाई कोर्ट के टॉपिक को आज से पढ़ेंगे। देखो हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट जस्टिस है यानी कि जुडिशरी है, अधीनस्थ न्यायालय, ये दोनों ही आज के चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति महोदय को है। ये कई बार प्रश्न पूछता है, जैसे अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है उसको निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास होती है। संसद प्रॉपर एक विधेयक लाती है, नियम बनाती है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस की आवश्यकता होती है उतनी नियम के माध्यम से करती है। यहाँ पे संसद का रोल आता है और संसद में क्या कहा गया है कि वर्तमान में 1+33 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों के साथ 34 सदस्यता वाली सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेंच चल रही है। लेकिन अगर बात हो कि हाई कोर्ट में, तो क्या हाई कोर्ट में भी सर संसद ही तय करती है? नहीं, हाई कोर्ट में राष्ट्रपति तय करते हैं कि कितनी सदस्य संख्या होगी। तो ये बात डायरेक्ट प्रश्न आती है। और अभी हमारे कलीग ने जो है कि कल यूपीएससी का जो फोरम आईएएस का जो चलती है टेस्ट सीरीज, उसमें भी यही डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया था। आर्टिकल 217 के अनुसार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य होता है। अब यहां पर समझो, जैसे मान के चलो कि अगर उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट जिसे हम कहें, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, वहां पर अगर केवल न्यायाधीशों की बात हो रही है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति का प्रावधान है तो राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की अगर नियुक्ति करनी है तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेना पड़ेगा, यूपी के संबंधित राज्यपाल से परामर्श लेना पड़ेगा। अगर हम अन्य न्यायाधीशों की कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेना पड़ेगा और ये परामर्श करना अनिवार्य होगा, तभी जाके नियुक्ति होगी। और सीजीआई से नियुक्ति का अनिवार्य करने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं कॉलेजियम व्यवस्था को इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। और हाई कोर्ट भी पीआईएल स्वीकार करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह। ये कई बार ये प्रश्न आता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको पीएन भगवती जी के द्वारा जो है कि लोकप्रिय बनाया गया था न्यायपालिका में, तो पीआईएल क्या केवल सुप्रीम कोर्ट लेती है? नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही पीआईएल को एक्सेप्ट करती हैं, दोनों पीआईएल पर जो है कि विवाद करती हैं, सुनती हैं और उसके बाद हियरिंग करने के बाद जजेस जजमेंट भी देती हैं। पीआईएल क्या होता है मेरे भाई? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहा था लोकहित याचिका, अर्थात लोकहित, सामाजिक हित अर्थात लोगों के कल्याण से संबंधित अगर कोई याचिका डाली जा रही, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, प्रदूषण को लेकर हो, वन्य जीव सुरक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, लोकतंत्र के अधिकारों को लेकर हो, जनजातियों के कल्याण को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर अगर होता है
तो इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी करती है। ये प्रश्न बनता है डायरेक्ट, और आप लोग फिर एग्जाम में कंफ्यूज होते हो कि सर हमने पढ़ा तो था पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, क्या पता हाई कोर्ट न लेती हो। ऐसा नहीं है। राज्य के अंतर्गत अगर किसी भी वर्ग के साथ शोषण किया जा रहा है, उनके अधिकारों के लिए पीआईएल हाई कोर्ट में दायर की जाएगी और उस पर जो है कि सुनवाई भी होगी, निर्णय भी दिए जाएंगे उस पर, राइट। आर्टिकल 222 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सीजीआई से परामर्श के पश्चात ही किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर सकता है। ध्यान से समझो कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफर होता है, पहली बात, राइट। दूसरी बात, ये ट्रांसफर राष्ट्रपति महोदय तो करेंगे, परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के पश्चात करेंगे, और ये प्रोविजन आर्टिकल 222 में लिखा हुआ है। क्लियर। अच्छा, हाई कोर्ट में क्या होता है ना, ज्यादातर जो है कि आर्टिकल नहीं पूछे जाते, बेसिक बेसिक पॉइंट पूछे जाते हैं। आर्टिकल 224 में अपर न्यायाधीश, एडिशनल जज एवं कार्यकारी न्यायाधीश, एक्टिंग जज, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हाई कोर्ट में है। अब जैसे क्या होता है कि ये पूछा जाता है कि सर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया आपके सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एडिशनल और एक्टिंग जजेस की बात करें तो ये हाई कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि एक एडहॉक न्यायाधीश की बात भी होती है, जहां पर सेवानिवृत्त के रूप में जो है कि हम सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश को लाके अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो जिस बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट की क्लास नहीं देखी है, प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, घटना चक्र शॉर्ट नोट 2026, वहां पर जो है कि आपको ये क्लासेस मिलेंगी और वहां पे आप इन्हें देख सकते हैं। तो अगर आपसे कहेगा कि सर एडिशनल जज हो गया या एक्टिंग जज हो गया, इन दोनों का प्रोविजन ओनली हाई कोर्ट में है। ठीक है। अब यहां पे और भी जानकारी रख लो कि अगर कार्य में अस्थायी वृद्धि होती है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है किसी पैंडेमिक के दौरान या किसी और भी सिचुएशन में, वो जो कि अस्थायी है, हमेशा वृद्धि नहीं होती कार्य में, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो ऐसे में एडिशनल जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केवल 2 वर्ष के लिए की जाती है, ताकि 2 वर्ष के अंदर जो एक्स्ट्रा वर्कलोड आ गया है कोर्ट पे, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके खत्म कर दिया जाए। तो 2 वर्षों के लिए नियुक्ति होती है एडिशनल, और ये केवल हाई कोर्ट का प्रोविजन है। यदि कोई न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो हमें एक्टिंग यानी कार्यकारी न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सेम यही प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन वहां पे कार्यवाहक एग्जीक्यूटिव करके कहा जाता है, मतलब कार्यवाहक एक तरीके से रहेगा, और यहाँ पे एक्टिंग के नाम से बोला जा रहा है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि इनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखने वाले हैं। देखो, आपके संचित निधि का प्रावधान 266 में है। किसमें है? 266। अगर 266 का 1 सब क्लॉज पढ़ेंगे तो ये भारत की संचित निधि हो गई। अगर 266 का सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो ये राज्य की संचित निधि हो गई। अब इन राज्यों की संचित निधि से क्या होगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते तो दिए जाएंगे, परंतु जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो यहां पर जो इनकी पेंशन होगी वो भारत की संचित निधि पर भारित हो जाएगी। और दोनों ही संचित निधियों के प्रावधान पर किसी भी प्रकार का मतदान नहीं हो सकता। यह भी एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है कि किसी प्रकार का मतदान नहीं हो सकता है। एक और छोटा सा प्रश्न जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष होती है, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष होती है। लेकिन यहां पर एक बात याद रख लेना कि इनमें नियुक्ति होने के लिए जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है वो है ही नहीं। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप चाहो तो 40 साल में भी आप जाके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हो, आप 30 साल में भी बन सकते हो, आप 50 साल में भी नहीं बन पाओगे। तो ये नेपोटिज्म भी कुछ है, कुछ कोलेजियम भी है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनका मिला जुला रूप है। इसलिए यहाँ पे कोई न्यूनतम एज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है कि भैया इतने साल के बाद आपको रिटायर हो जाना है। अब वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है हमारे भारत में? 25, जबकि स्टेट्स कितने हमारे यहाँ? 28 स्टेट हैं, प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देखा जाए तो लगभग कि भाई 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको अगर आप जोड़ते हो तो लगभग 34 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 36 जो है कि यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स मिलाकर होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट हमारे यहाँ केवल 25 ही क्यों है? क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जो एक से अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरीज के ऊपर ज्यूरिडिक्शन रखते हैं। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्षेत्राधिकार उस पे ऊपर रखती हैं, अर्थात वहां के मामले को भी ये सुन सकते हैं। जैसे कोलकाता हाई कोर्ट आपके पश्चिम बंगाल में तो पूरा कवर करती हैं, साथ ही साथ वो अंडमान निकोबार के लोगों का भी जो है कि मुकदमा सुनती हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे गोवा राज्य आएगा, दादर नागर हवेली आएगा, दमन दीव आएगा, और महाराष्ट्र तो है ही है, तो इनको भी कवर कर लिया।
गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो असम को तो कवर करेगा ही, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम, इन चारों को कवर करेगा। मतलब गुवाहाटी असम में ही। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सिक्किम भी इसमें कवर होगा, नहीं, सिक्किम का अपना हाई कोर्ट बन चुका है, ठीक है, उनका अपना हाई कोर्ट है। केरल की बात करते हैं तो केरल का हाई कोर्ट लक्षद्वीप को भी कवर करता है। मद्रास हाई कोर्ट, जिसे हम लोग पहले चेन्नई के मतलब चेन्नई के नाम से जानते हैं, लेकिन नाम पुराना ही चला रहा है, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन दोनों को कवर करेगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, इसमें चंडीगढ़ आ जाएगा, जैसे कि चंडीगढ़ को भी कवर कर रहा है, पंजाब को भी कवर करेगा और हरियाणा को भी कवर करेगा। जे-एंड-के एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का हाई कोर्ट जे-एंड-के एंड लद्दाख को कवर करेगा। हालांकि इसकी जो ऑफिशियली जो बिल्डिंग्स है वो जे-एंड-के में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन ये लद्दाख को भी कवर करेगी। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी, कुछ नहीं, टोटल आपको नाम पता होना चाहिए, 7 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा जो है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरीज पे कंट्रोल रखते हैं। कौन कौन से? कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और जे-एंड-के हाई कोर्ट। अब आपसे अगर पूछ ले कि भाई कौन सी ऐसी हाई कोर्ट है जो सबसे अधिक राज्यों के ऊपर ज्यूरिडिक्शन रखती है, तो नाम हो जाएगा गुवाहाटी। क्यों? अगर राज्य केवल कह रहा हूं, यूनियन टेरिटरीज तो मैंने इंक्लूड ही नहीं की, राज्य केवल कह रहा हूं, तो असम में तो ऑलरेडी है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, तो 4 राज्यों पे कवर करती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। हाई कोर्ट के पास अपने कुछ मुख्य क्षेत्राधिकार होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होते हैं, या यूं कहें कि केवल हाई कोर्ट के पास है, जैसे निरीक्षण का क्षेत्राधिकार। अब हाई कोर्ट चाहेगी तो आर्टिकल 227 का प्रयोग करके सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी है, यानी अधीनस्थ न्यायपालिका है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, इन सभी के ऊपर जो है कि क्या करेंगे, कंट्रोल रखते हैं, निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये आर्टिकल 227 के अंतर्गत है, और इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी माना जाता है। आपने कई बार प्रश्नों में देखा होगा कि आर्टिकल 32, मैं फिर से लिख देता हूं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 227, इन तीनों को बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। एक और आर्टिकल इसमें मेंशन करके पूछ लिया जाता है कि कौन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट जारी करती है, लेकिन आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट निरीक्षण का क्षेत्राधिकार रखती है, और इसलिए ये इसकी एक क्या हो जाएगी, आधारभूत शक्ति हो जाएगी। साथ ही साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अगर आप जाना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कुछ इसकी होती हैं, ठीक है, जैसे आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स में भी ये क्या करेगी, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करके निर्णय लेती है। साथ ही साथ एक और प्रश्न आता है कि परामर्शी जो क्षेत्राधिकार है ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, 143। 2 ऐसे आर्टिकल मैं बता रहा हूं जो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं, दो नहीं 3 मैं बता देता हूं। देखो, पहला क्या है, आर्टिकल 142, जिसमें क्या लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा कई बार, आजकल सुप्रीम कोर्ट इसका बहुत प्रयोग कर रही है, पूर्ण न्याय, जिसको कहा था एब्सोल्यूट जस्टिस, पूर्ण न्याय, जिसमें जो है कि स्वतः संज्ञान में लेते हुए मामले को जो है कि तुरंत जो है कि निर्णय दे देती है, स्वतः संज्ञान एक तरीके से हो गया। और आर्टिकल 143, इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति महोदय को सलाह दी जाती है जब राष्ट्रपति महोदय मांगते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, सलाह मांगते हैं जब सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, वो हाई कोर्ट से सलाह मांग भी नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट से ही मांगते हैं, और इसीलिए ये अधिकारिता केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। एक और आती है जो मूल अधिकारिता कहलाती है, मुझे आर्टिकल एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप लोग बताएंगे कमेंट करके, 131 में है या 127 में, कुछ इस तरीके से, जिसमें संघवाद के ढांचे को बचाना होता है। मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, या 2 अलग अलग या 3 अलग अलग राज्यों में ही केवल विवाद है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी, उस मामले को हाई कोर्ट नहीं सुन सकती है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट अनन्य शक्ति रखती है। अनन्य का मतलब क्या होता है कि केवल उस पर सुनवाई वही कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और कोई नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे कई बार आता है प्रश्न कि आर्टिकल 32 मतलब कि मूल अधिकारों के ऊपर रिट जारी करने की अनन्य शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो भैया अनन्य शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है ही नहीं। अगर आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करके केवल सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट भी तो यही काम करती है, तो अनन्य शक्ति कहां से हो गई, वो तो भाई हाई कोर्ट के पास भी आ गई। तो इसीलिए कहा था ये रिट जारी करने की शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। आगे देख लेते हैं, यहां पे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश दोहरी भूमिका कैसे निभाता है। पहली कि वो एक न्यायिक कार्य करते हैं,
जुडिशरी काम करते हैं, लेकिन दूसरे स्तर पे वो प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। प्रशासनिक कार्य का मतलब जब ऑब्जर्वेशन की स्थिति आती है आर्टिकल 227 के तहत, जैसे निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करना, अधीक्षण करना, प्रशासन नियंत्रण करना, जब ये सारे काम करते हैं ना प्रशासनिक स्तर पे, तो उनको प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी कह दिया जाता है। ये हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा ही की जाती है। अच्छा, दो ऐसी रेट होती है जो उत्प्रेषण और प्रतिषेध को लेकर आप अक्सर कंफ्यूज होते हो, चलो समझते हैं। उत्प्रेषण को इंग्लिश में तो कह दिया जाता है सर्टियोरी, ठीक है। सर्टियोरी मतलब एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय। अब उच्च अधिकार प्राप्त कौन सी न्यायालय हो सकती है? हाई कोर्ट हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इन्हीं दोनों को तो रिट जारी करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत आर्टिकल और हाई कोर्ट को 226 के तहत। तो यहां पर कह रहा है उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आएंगी, इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। किसको? अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हस्तांतरित कर दें। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पे पहले इतना ही कोई समझ लो, फिर हम बात करेंगे। रिव्यू का मतलब क्या है? कोई मामला जो है कि कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है कि कोई ऐसा मामला जो है कि अपने पास रखा है जिसमें वो कार्यवाही देख रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, सारी चीजें, लेकिन उस मामले को रिव्यू करने के लिए हाई कोर्ट अपने पास मंगा रही है। अभिलेख का मतलब होता है सारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट वगैरह, सारे जो भी आपने अभी तक सुनवाई की, जो भी आपने प्रूफ वगैरह देखे हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस तरीके का कोई काम कर रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक उत्प्रेषण की रिट जारी करते हैं और संबंधित मामले को रिव्यू करने के लिए अपने पास मंगा लेते हैं, ठीक है। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है, ठीक है, और मामले को अपने पास लेकर सुनवाई करता है। दोनों बातें देखो, एक तो ऐसा भी केस हो सकता है कि वहां पर क्या है कि अधीनस्थ न्यायालय को जारी करके कहता है कि भैया जो मामला भी चल रहा है उस पर हमें रिव्यू करने के लिए हमें वापस हमारे पास भेज दो, अपने पास से इस मामले को हटा दो, सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दो, अभिलेख हमें भेज दो। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अगर बाय डिफॉल्ट किसी ऐसे मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से, ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके उन्होंने निर्णय दे भी दिया है ना, तो भी ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण के मामले से उत्प्रेषण रिट जारी करके निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द भी कर देगा और अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करेगा, यानी दोबारा सुनवाई करके नए सिरे से उस पर डिसीजन देगा। क्लियर हो गया? अब प्रतिषेध की बात कर देते हैं। देखो, उत्प्रेषण का मतलब ही होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, अपने पास जो है कि उस मामले को मंगा लेते हैं और सुनवाई करते हैं। यहां पर क्या होता है प्रतिषेध, कि अधीनस्थ न्यायालय को जारी करके कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही को रोक दे या निर्णय या फैसला देने से पहले ही आता है। अब एक बात समझो, क्या प्रतिषेध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये कह रही है कि मुझे अपने पास भेज दो मामला? ये तो उसने उत्प्रेषण में कहा कि पर्टिकुलर एक विशेष मामले का हमें रिव्यू करना है, आपने अगर निर्णय दे दिया तो हम आपका रिव्यू करके आपके निर्णय को रद्द भी कर देंगे और आप से उस मामले को मंगा के खुद सुनवाई करने लग जाएंगे। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के तहत उत्प्रेषण। लेकिन जब प्रतिषेध की बात आती है तो वो कहते हैं कि किसी एक ऐसे मामले में आगे की कार्यवाही रोक दीजिए, कोई निर्णय नहीं होना चाहिए, बस कार्यवाही रोक दो, तुरंत के तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्यवाही रोक दो। क्यों? क्योंकि आप किसी अन्य गतिविधि को कर रहे हो या फिर अन्य जो है कि अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग कर रहे हो, तमाम चीजें, उसने अभी निर्णय नहीं आने दिया और पहले ही उस कार्यवाही को रोक दिया। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण और निरीक्षण करती हैं। ये बात समझ में आ गई? दोनों में अगर अंतर नहीं समझ पाओगे ना तो हमेशा कंफ्यूज होगे, और इतनी बढ़िया तरीके से मैंने अंतर बता दिया कि शायद अब आपको गलती नहीं होगा। एक और चीज ध्यान रखना कि प्रतिषेध रिट निचली अदालतों में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में जारी होती है, यानी क्या होता है, आगे की कार्यवाही को रोक दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। इसे प्रशासनिक एजेंसियों, सांविधिक प्राधिकरणों यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रिब्यूनल्स हैं, निजी व्यक्तियों, उद्यमों के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता, या विशिष्ट रूप से केवल और केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों पर लागू होती है। तो यह भी प्रश्न बन जाता है कि क्या हम प्रतिषेध की रिट किसी प्रशासनिक एजेंसी के ऊपर लागू कर सकते हैं? नहीं, ये जुडिशरी का मामला है, तो केवल न्यायिक गतिविधि करने वाले या अर्ध न्यायिक गतिविधि करने वाले। अर्ध न्यायिक का मतलब होता है जहां पे जितनी भी सदस्य संख्या है उसकी कम से कम आधी सदस्य संख्या जुडिशरी से आई हुई है, अर्थात न्यायपालिका से आई है, या फिर जजेस वहां पे शामिल हुए हैं, राइट। जैसे जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, आप एनजीटी को पढ़ लो, कैट को पढ़ लो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उनमें आधे सदस्य जुडिशरी से होते हैं और आधे सदस्य प्रशासनिक से होते हैं। तो बॉडी क्या कहलाएगी? अर्ध न्यायिक बॉडी कहलाएगी, और बाकी न्यायिक में तो आपका जुडिशरी है ही है, तो इस पर जो है कि लागू होता है, बाकी इन सभी पे ये लागू नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? चलो, परमादेश एक और मैंडेमस जिसे हम कहते हैं, ये भी वर्ड सुन लेते हैं। देखो, न्यायालय
चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगी, हाई कोर्ट आपका 226 का प्रयोग करेगी। किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने का अवैध रूप न करने का आदेश दे सकते हैं, या अवैध रूप से न करने का आदेश देता है। कहने का मतलब है कि जो परमादेश होता है, परम आदेश किसका परम आदेश है? सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ दिया जा सकता है। ठीक है, कि आप अपने कर्तव्यों को लीगल तरीके से करिए, गलत तरीके से नहीं करेंगे। एक और बात याद रखना, किसी प्राइवेट व्यक्ति, संगठन, कंपनी के विरुद्ध परमादेश रिट तभी जारी होगी जब उनको कोई सार्वजनिक कार्य सौंपा गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की रीति के समान होती है। ये प्रश्न कई बार बनता है। और क्या क्या आधार हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था। फिर से पढ़ लेते हैं कि साबित कदाचार या अक्षमता भी कह सकते हो, असक्षमता के आधार पर। अब इतने ही बातों को समझो। देखो, साबित कदाचार का मतलब क्या होता है, तो यहां पर यह बात आपको समझनी क्या है कि साबित कदाचार और अक्षमता। कदाचार का मतलब होता है किसी प्रकार का भ्रष्टाचार लगाया गया हो उन पे, किसी प्रकार का कोई अकृत्य यानी कि असंवैधानिक कोई कृत्य किया हो उन्होंने, या फिर नैतिक अकृत्य किया हो, कोई ऐसा गलत काम किया हो जिससे उनकी जो प्रतिष्ठा है या फिर उनके ऊपर जो है कि भ्रष्टाचार है वो साबित हो रहा है। ठीक है, या फिर असक्षमता का मतलब वो दिव्यांग हो गए हों या फिर मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हों, कि अगर वो निर्णय भी दे रहे हैं तो होशो हवास में नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस अगर साबित हो जाती हैं तो उनको हटाने के लिए प्रत्येक सदन में, ध्यान देना, प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करने और राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। यानी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा हटा सकते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं 217 के 1 के तहत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अब ये मत सोचना सर राष्ट्रपति किसको देता है, वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं अपने त्यागपत्र। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1993 में न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। ये पहली बार ऐसा था कि इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, यानी कि इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं होता है, सामान्यतः संविधान में रिमूवल वर्ड यूज किया गया। रिमूवल का मतलब होता है हटाना, लेकिन आम भाषा में महाभियोग वर्ड का प्रयोग कर लिया जाता है। जिला न्यायाधीश शब्द किस अनुच्छेद में आया है, तो आर्टिकल 233 भाग 6 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भाग 6 में राज्य की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आर्टिकल 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। कि जैसे अब आपने कोलकाता हाई कोर्ट देखी, गुवाहाटी हाई कोर्ट देखा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट देखा, बॉम्बे हाई कोर्ट देखा, ये क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी या यूनियन टेरिटरीज के लिए भी काम कर रहे हैं ना, और ये प्रोविजन आर्टिकल 231 करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श के उपरांत ही की जाती है। मतलब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अब राष्ट्रपति नहीं करेगा, वो कौन करेगा, हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करके राज्यपाल महोदय करेंगे। अब आ जाते हैं जिला न्यायाधीश के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। इसके पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। इसके पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। इस बात को ध्यान रखना, न्यायिक तो है ही है, प्रशासनिक शक्ति भी है, और उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। क्या कहा कि उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। मतलब वो इसके भी अधीनस्थ, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो होती है, उनके नीचे भी जो अलग अलग प्रकार के मुंसिफ अदालतें, लोक अदालत तमाम ऐसी आती हैं, उनका भी ये पर्यवेक्षी करते हैं। एक वर्ड आता है जुडिशियल कस्टडी और एक होता है पुलिस कस्टडी। हालांकि ये दोनों जो टर्म्स है ये यूपीएससी प्रीलिम्स में यूज की गई हैं। यूपी पीसीएस तो खैर ऐसा नहीं पूछता है, अगर आगे पूछता है तो आप कर ले जाओगे। दूसरी बात, आपको जानकारी होनी चाहिए सामान्य रूप से एज ए इंडियन सिटीजन होने की तरह। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है, न्यायिक हिरासत क्या होता है। कई बार आप मूवी वगैरह देखते हो ना, कहते हैं ना कि हाँ भैया इसको जुडिशियल कस्टडी में 10 दिन के लिए डाला जाए, रिमांड पे डाला जाए। तो जुडिशियल कस्टडी जो वर्ड आता है, अभियुक्त मतलब जो आरोपी होता है या जिसकी सुनवाई चल रही होती है, संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है, और ऐसे में अभियुक्त को केंद्रीय कारागार में अर्थात राज्य कारागार में रखा जाता है। अब मेरी बात समझो, जैसे अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट मतलब क्या हो गया, जिस जगह या जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जिस भी न्यायालय में उसका मामला चल रहा होता है, वहां के जज ऑर्डर देते हैं कि संबंधित अभियुक्त को या फिर
आरोपी पे या जिस पे मुकदमा चल रहा है इसको जुडिशियल कस्टडी में रखो, अर्थात मजिस्ट्रेट की हिरासत में रखो। और ऐसी स्थिति में इसको पुलिस या थाने में नहीं रखना है, इसको केंद्रीय कारागार या राज्य कारागार में रखा जाएगा, जो सामान्यतः हर जिले में एक ही होता है, सेंट्रल जेल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, आम भाषा में सेंट्रल जेल। वहां पे एक जेलर महोदय होते हैं, चाहे वो एसएसपी हो सकते हैं, डिप्टी एसपी हो सकते हैं, जो आप यूपी पीसीएस से बनते हैं, डिप्टी एसपी, ये लोग वहां पे ड्यूटी देते हैं अपनी। ये नॉर्मल पुलिस दरोगा नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है कि उन लोगों को पीटते भी हैं, मारते भी हैं, जबरदस्ती पैसे लेकर उगाही करवाते हैं, गवाही दिलवाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, ये शिकायतें आती हैं। तो जुडिशियल कस्टडी अगर किसी व्यक्ति को मिल रही है, तो मेरा पर्सनली मैं बताऊं अगर, ठीक है, मतलब पर्सनली का मतलब मैं नहीं गया हूं जेल, ऐसा मत सोचना, ठीक है। जितने लोग मेरी कांटेक्ट में हैं, जो डिप्टी एसपी साहब हैं या जो कि जेलर हैं, जैसे केंद्रीय कारागार हमारे बनारस में भी है, तो वहां पे भी मेरा जाना रहता है, किसी किसी समय मिलना होता है जब सर लोगों से, जो डिप्टी एसपी है वहां पे सर। तो कहने का मतलब है कि वो बताते हैं कि यार जो पुलिस की हिरासत है ना, उससे बढ़िया आपकी जुडिशियल कस्टडी है। अब जैसे हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, जो है कि वो एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं, उन्होंने मेरे को अपना पूरा थाना विजिट करवाया, थाना मतलब नॉर्मल नहीं, जहाँ पे कैदी वगैरह भी रहते हैं, जेलर वगैरह भी रहते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है, जो फ्रेंड्स हैं हमारे, अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वहां से एक एक्सपीरियंस मुझे समझ में आया कि भैया पुलिस हिरासत से बढ़िया जुडिशियल कस्टडी है, ठीक है। वहां एटलीस्ट कोई भी अभियुक्त बहुत सेफ रहता है, फ्री रहता है। अब पुलिस कस्टडी की बात कर लेते हैं। अभियुक्त को प्रभारी पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारियों की हिरासत में रखा जाता है, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, भारत में जेलों का नियंत्रण कारागार अधिनियम 1894 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम ने राज्य सरकारों को जेलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है, और 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के विषय में कारागार होते हैं। अब एक प्रश्न आप यूपी पीसीएस का पढ़ो कि कारागार जैसा विषय किसके अंतर्गत आ सकता है, और आप तुरंत लगाओगे समवर्ती सूची कि सर हमने तो सुना है केंद्र सरकार भी जेलों की व्यवस्था करती है, राज्य सरकार भी करती, बस यहीं पर गलती कर जाओगे। केंद्र सरकार का अपना कोई कारागार नहीं होता है, वो राज्य सरकारों के कारागार में ही जो है कि अभियुक्तों को रखती है। तो इसीलिए 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत कारागार विषय अधिनियम, कारागार अधिनियम 1894 के तहत राज्य सरकारों को ही नियम बनाने की भी शक्ति दी गई है, केंद्रीय सरकार नहीं बनाती कोई इस पे नियम। आ जाते हैं लोक अदालत। तो यहां पर लोक अदालत की बात करें, सामान्य न्यायालय में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी एवं दांडिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। अब एक और बात ध्यान से समझना, कह रहा है कि सामान्य न्यायालय में लंबित जो मामले होते हैं ना, इनका दोनों पक्षों के मध्य, जैसे दो पक्ष हैं, एक पक्ष है एक विपक्ष है, इन दोनों के मध्य समझौते की बात रखी जाती है कि चलो ऐसा है कि थोड़ा नुकसान तुम उठा लो, थोड़ा नुकसान तुम उठा लो, और इसका मामले का हम समाधान यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि लोक अदालत में भी न्यायाधीश ही बैठते हैं, ठीक है। तो अगर समझौते के आधार पे हम तैयार हो जाते हैं कि ठीक है सर, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चक्कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लाखों करोड़ों मामले पेंडिंग है, हमारा मामला कब सुना जाएगा, कितने साल में होगा, कोई पता नहीं, तो ठीक है, हम लोक अदालत के निर्णय पे एग्री करेंगे। और जब समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है, तब इसके बाद एक और बात ध्यान रखना कि इसके निर्णयों के खिलाफ अपील आप नहीं कर सकते। फिर जो निर्णय इन्होंने दे दिया ना, वो फिर आपको मानना ही पड़ेगा, अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट में जाके या कहीं पर भी। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के समझौते के आधार पर किया जाता है। दीवानी और दांडिक मामलों पर भी विचार किया जाता है, यानी कि दीवानी मामले ही नहीं बल्कि दांडिक मामले भी ले लेती है, ठीक है। ग्राम न्यायालय की बात करें, अगर इसे सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ और सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। अब एक और प्रश्न क्या बन सकता है, यूपी पीसीएस आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या लोक अदालतें दांडिक मामलों को सुनवाई करती हैं क्या? आपको लगेगा कि सर दीवानी मामले तो हमने सुने थे, संपत्ति को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, जमीन विवाद को लेकर, इस तरीके के मामले हमने सुने हैं, लेकिन क्या किसी मर्डर के बारे में, किसी बलात्कारी के मामले, कुछ ऐसे मामलों की सुनवाई हो सकती है? अब ये मत सोचना कि सर मर्डर या बलात्कारी पे जो है कि समझौते के आधार पे हम कम सजा के आधार पे कर ले, बिल्कुल नहीं। मर्डर कर देना, बलात्कार कर देना निहायती जो है कि हीनियस क्राइम माना जाता है, ठीक है। हीनियस मतलब बहुत ही खराब क्राइम माना जाता है, और ऐसे में जो है कि लोक अदालत में समझौता होता ही नहीं है, वो सीधे अपर कोर्ट में जाता है ये मामला। लेकिन कई ऐसे मामले, जैसे मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने गाड़ी को टक्कर मार दी, या किसी ने 2-4 थप्पड़ लगा दिए, कुछ ऐसे मामले जब आते हैं दांडिक रूप में, चोरी वगैरह कर लेना, तो आप इस मामले में सुनवाई कर सकते हो लोक अदालतें। और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 भी कहता है कि यहाँ पर भी आपराधिक या दांडिक मामले सुने जा सकते हैं। ये यूपी पीसीएस रख
देता है प्रश्न और आप कंफ्यूज होते हो। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? केजी बालाकृष्णन जी थे। मोबाइल कोर्ट का मतलब हो गया कि जगह जगह पे जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट डेवलप करना, इन सभी प्रक्रियाओं को कहा गया। आगे देखते हैं, अब हमारा नया चैप्टर आता है केंद्र राज्य संबंध। यहां से 2-3 प्रश्न बनने की संभावना होती है, जैसे कि कमेटीज को लेकर होती है, पावर को लेकर होती है, सेंट्रल स्टेट के बीच में 2-3 जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग, केंद्र और राज्य संबंध। देखो, केंद्र और राज्य संबंधों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो भाग 11 में 2 प्रकार के, विधायी और प्रशासनिक। भाग 12 में आपके वित्तीय संबंधों की बात की गई है। विधायी संबंध की अगर हम बात करते हैं तो भाग 11 में वर्णित है और आर्टिकल नंबर 245 से 255 तक ये वर्णित है। सामान्यतः यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में इन प्रश्नों को मिलान करने के लिए दिया जाता है कि किस आर्टिकल में किस भाग में इस प्रकार के संबंध दिए हुए हैं। वहीं अगर हम प्रशासनिक संबंधों की बात करते हैं तो ये भी भाग 11 में वर्णित है और अनुच्छेद 252 से लेकर 263 तक ये वर्णित है। मतलब 255 तक ये पे और 256 से लेकर 263 तक ये वर्णित हो जाते हैं। फिर आता है वित्तीय संबंध, और ये प्रश्न आपको याद होगा 2021 के आसपास यूपी पीसीएस में पूछा गया था। भाग 12 में वर्णित है, अनुच्छेद 268 से 281 तक ये वर्णित है। तो तीनों प्रकार के जो संबंध है वो अलग अलग किस भाग में, किस आर्टिकल में, ये सबसे पहले आपने देखा। ये केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध है। अब हम और आगे चलते हैं इस टॉपिक में। जैसे संघीय राज व्यवस्था में सम्मिलित क्या होता है? हम किसे कहते हैं संघवाद, हम किसे कहते हैं संघीय राज व्यवस्था, यानी हम किसको मानेंगे केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध कैसे स्थापित हो रहा है। तो पहली चीज कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध स्थापित होना ही संघीय राज व्यवस्था होगी। राज्यों के मध्य आपस में संबंध भी होना जरूरी है। प्रत्येक राज्यों के मध्य समन्वय के लिए एक तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र व्यवस्था, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, मूल अधिकारिता का प्रयोग करके कि संघवाद को बचाना उसका सबसे प्रथम कर्तव्य है। ऐसा ना हो कि संघवाद समाप्त हो जाए और एक अध्यक्षात्मक या मतलब कि एकात्मक सत्ता आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र और राज्य संबंध आपस में निर्भर करते किन बातों पे? संवैधानिक प्रावधानों पे। भाई कई सारे ऐसे संवैधानिक प्रावधान है, अभी आपने पढ़ा भाग 11 है, भाग 12 है, ये संवैधानिक प्रावधान ही तो है जहां पर केंद्र और राज्यों के संबंध आपस में निर्धारित किए गए हैं। परंपराओं और व्यवहारों पर भी बिल्कुल बहुत सारी ऐसी परंपराएं और व्यवहार देखने को मिलती है जहां पे संघ राज्यों का सहयोग करते हैं और राज्य संघों का सहयोग करते हैं। न्यायिक व्याख्याओं पर कई बार ऐसा होता है कि जुडिशियल सिस्टम अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है कि इसको डिफाइन करते हैं। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास। अब बातचीत के लिए यंत्र विन्यास की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गई, नीति आयोग हो गई, जीएसटी हो गई, क्षेत्रीय परिषदें हो गई, ये सभी वो परिषदें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्थात गृह मंत्री हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, साथ ही साथ राज्यों के मुख्यमंत्री और जो है कि सचिव, ये सभी बैठ के आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं समस्याओं के समाधान के लिए। तो ऐसी भी सुविधाएं हमें देखने को मिलती है। राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध, कई ऐसे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस बीजेपी, सपा बीजेपी, इनके बीच में जो विरोध देखने को मिलते हैं कि भाई नहीं, आप ये राज्य के लिए खराब कर रहे हो, ये राष्ट्र के लिए खराब कर रहे हो, आपको ये बेहतर नीति बनानी चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दे आपने देखे हैं। और नियोजन प्रक्रिया यानी इंप्लीमेंट की प्रक्रिया, जैसे मनरेगा का भी नाम बदला गया है, या फिर स्वच्छ भारत अभियान की योजनाएं हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गए, शौचालय मुक्त जो है कि मतलब शौचालय युक्त सभी के गांव होने चाहिए। इस प्रकार की जो पॉलिसीज हैं ये नियोजन प्लानिंग के माध्यम से भी होती है। तो ये भी निर्भर करते हैं केंद्र और राज्य संबंध। फिर राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र राज्यों द्वारा आवंटन किया जाता है इनके प्रमुख में। अब जैसे यहाँ पे फिर से पढ़ो कि राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का जो केंद्र द्वारा राज्यों में आवंटन होता है, तो केंद्र सरकार किस तरीके से करती है? सहायक अनुदान के रूप में दे सकती है राज्यों को। कर सहभाजन यानी कि टैक्स का क्या करते हैं? टैक्स को डिवाइड करती हैं। और केंद्र की प्रायोजित जो योजनाएं होती है जिसमें 90% 60% केंद्र सरकार अपना योगदान देती है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 245 जो यहां से शुरू होगा आपका विधायी संबंध, एक एक करके। 245 कहता है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि संसद पूरे भारत के लिए या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए विधि बना सकती है। और राज्य विधानमंडल भी इसी तरीके से संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भी एक भाग अर्थात किसी एक जिले या क्षेत्र के लिए विधि बना सकता है। राइट। अब यहां पर देखो आर्टिकल 246 के तहत 7वीं अनुसूची में तीनों की बात की गई है। संघ सूची, ठीक है, केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची, राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगे, किंतु अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो वहां पर वरीयता केंद्रीय कानूनों को मिलेगी। किसको मिलेगी वरीयता? केंद्रीय कानूनों को मिलेगी।
अवशिष्ट विषय की बात करें, अगर हम अवशिष्ट विषय की, जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होते हैं उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इसके लिए आर्टिकल 248 का प्रावधान है, जो इस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होती है या सरकार को भी कह सकते हो। अब आ जाते हैं आर्टिकल 249, 250, 251, 252 और 253, यानी 249 से लेकर 253 तक ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से मिलान करने के लिए होते हैं। सभी स्टेट पीसीएस में ये प्रश्न आते हैं। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, जो कि 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं होगी। और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि राज्यसभा की एक विशेष शक्ति होती है, जो राज्यसभा ही सबसे पहले राज्य सूची पर अथॉरिटी देगी, लोकसभा नहीं दे सकती है। आर्टिकल 250 कहता है कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लगी हुई है, स्पेशली युद्ध या बाह्य आक्रमण 352 के तहत, तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची पर विधि निर्माण कर सकेगी, राज्य सूची पर कानून बना सकेगी। 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की सिफारिश पर संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून निर्माण होगा। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि सर, मान लेते हैं यूपी ने जो है कि इस तरीके के कानून की डिमांड नहीं की है, तो क्या यूपी में भी लागू होगा? बात समझना, यहां पर जो भी राज्य सिफारिश कर रहे हैं संसद से कि सर इस विषय पर, इस राज्य सूची के विषय पर आप कानून बना दीजिए, तो ये सबसे पहले केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा। लेकिन बाकी जो और राज्य हैं, जब वो देखते हैं कि यार ये कानून तो उस राज्य की सिफारिश पर बनाया गया उस राज्य में और वहां पे अच्छा काम कर रहा है, वहां पे अच्छा जो है कि लाभ मिल रहा है जनता को, जन कल्याण सुनिश्चित हो रहा है, तो बाकी राज्य भी उस कानून को लागू कर सकते हैं अपने यहाँ। प्रारंभिक तौर पे जो राज्य डिमांड करेंगे बस वहीं पे पहले लागू होगा। फिर आर्टिकल 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों को प्रभावी करने के लिए संसद के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा समझौतों को प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने तमिलनाडु मतलब श्रीलंका से कोई ऐसा समझौता किया, तो तमिलनाडु के किसी भी राज्य विषय पर कानून बन सकता है। बांग्लादेश से कोई समझौता किया तो बांग्लादेश के लिए हम त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हम कोई भी कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वहां पर हम कानून बना सकते हैं, मतलब संसद बना सकती है। और आर्टिकल 263, आप 253 पढ़ रहे हो, 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह हर बार प्रश्न आता है। और इसके लिए अगर मैं कहूं कि 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी तभी इसकी स्थापना की गई। सिफारिश किसने की थी? तो सरकारिया कमीशन ने की थी। यह शुरू से जो है कि स्थापित था ही नहीं, संविधान में तो दिया था 263 के तहत, लेकिन किसी भी सरकार ने इसको स्थापित नहीं किया। इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि राज्यों के मध्य समन्वय बढ़ाने के लिए फिर 1990 में सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर वीपी सिंह की सरकार के द्वारा इसको गठित किया गया पहली बार। और बात करते हैं राज्यों के बीच आपस में सहयोग कैसे बढ़ेगा? क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से। और ये एक सांविधिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कि 1956 राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, जो भी अधिनियम के माध्यम से कानून बनते हैं वो संसद के द्वारा बनाते हैं, जो सांविधिक कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पांचों दिशाओं में, मतलब मध्य को छोड़ के चारों दिशाओं की जो है कि क्षेत्रीय परिषद, तो टोटल 5 हो गई। एक आप कहोगे सर हमने पूर्वोत्तर भी पढ़ी है, आगे हम बात करेंगे पूर्वोत्तर की, वो आपके 1971 के अधिनियम के द्वारा अलग बनती है, लेकिन 1956 के माध्यम से 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें बनती हैं। फिर दूसरा ऐसा प्रोविजन अंतरराज्यीय परिषद, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 263 में इसको मेंशन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के मध्य हम एक समन्वय को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। फिर एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और राज्यपालों का सम्मेलन होता है, यह संविधानेतर होती है, जिसको सरकार ने खुद गठित किया। अब क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको गठित किया गया है। 5 क्षेत्रीय परिषदें इसमें शामिल होती हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार की क्षेत्रीय परिषद में आती है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये चारों स्टेट आपके मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। फिर आपसे अगर बिहार वाले पूछ ले तो बिहार के लिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का आपको नाम यूज करना है। और एक और बात, सिक्किम को भी इसमें इंक्लूड करना है। आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट वाले वो 7 सिस्टर्स आते हैं, लेकिन जो 8वीं बहन यानी 8वीं जो सिस्टर है सिक्किम, उसको हमने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ही इंक्लूड कर दिया। जैसे पश्चिम बंगाल इसमें आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, बिहार आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, राइट।
और आगे देख लेते हैं, इन सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में अमित शाह जी हैं। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर परिषद की बात करते हैं। आप इसी के लिए परेशान थे कि सर हमें ये भी पढ़ा दो। देखो, हालांकि इनका गठन तो 1972 में हुआ था, लेकिन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 लाया गया था, जिसके तहत पूर्वोत्तर परिषदों का गठन 1972 में किया गया। अधिनियम आपका 1971 का है, लेकिन गठन 1972 में हुआ। 2002 में इसमें पुनः संशोधन किया गया और इसमें अब 8 राज्य शामिल कर दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम। अब सिक्किम पे आपके दिमाग आएगा कि सर अभी तो आपने पढ़ाया कि सिक्किम, तो सर हमने यहाँ पे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद पढ़ा, लेकिन अब सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट में शामिल किया गया। कब? 1972 में नहीं, बल्कि 2002 में जब संवैधानिक मतलब इसमें संशोधन किया गया अधिनियम में, तब इस सिक्किम को शामिल कर लिया गया। सदस्यों के रूप में यहाँ पे राज्यपाल शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्य भी नाम निर्दिष्ट रूप से इसमें शामिल होते हैं। किसमें? पूर्वोत्तर परिषद की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्य जो नाम निर्दिष्ट यानी नॉमिनेट किए जाएंगे वो भी इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति ही इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नाम निर्दिष्ट करता है। ध्यान देना, आप ये मत सोचना कि सर केंद्रीय गृह मंत्री जैसे कि क्षेत्रीय परिषदों में है तो क्या पूर्वोत्तर परिषद में भी शामिल होंगे? नहीं, जहां पर आप देखोगे अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा तय किए गए व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। सामान्यतः वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री एवं मतलब इसके अध्यक्ष हैं और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। ये मत मान लेना कि पूर्वोत्तर विकास परिषद या पूर्वोत्तर परिषद के गृह मंत्री ही जो है कि अध्यक्ष होंगे, नहीं, वो राष्ट्रपति तय करेगा। वर्तमान में गृह मंत्री है, हो सकता है आगे जाके रक्षा मंत्री बन जाए इसके अध्यक्ष, तो ये निश्चित नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय परिषद 1956 के तहत जो गठित हुई है उसके फिक्स है कि वहां पे गृह मंत्री ही रहेंगे। ये जो छोटे छोटे अंतर मैं क्लियर कर रहा हूं ना, ये बहुत ध्यान से समझते चलो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पे क्वेश्चन आपको गलत होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के तहत सरकारिया आयोग 1983 की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति द्वारा गठित। हालांकि 1983 में इंदिरा गांधी जी ने सरकारिया आयोग को गठित किया था, ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए नई सिफारिशें करने के लिए। और इसने जब रिपोर्ट दी थी तब इंदिरा गांधी जी नहीं थी, बल्कि राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे 1988 में। उस रिपोर्ट के आधार पर ही वीपी सिंह ने गठित किया था और वीपी सिंह की सरकार प्राइम मिनिस्टर के तौर पे थी। सरकारिया आयोग के सदस्यों की बात करें, हालांकि सरकारिया साहब जो है कि खुद ही न्यायाधीश रह चुके थे, इनकी कमेटी थी, अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य बी शिवरामन और एसआर सेन भी इसमें थे। 3 सदस्यीय ये कमेटी थी। आगे देखते हैं कुछ डायरेक्ट प्रश्न, जैसे भाग 10 एससी एसटी क्षेत्र हो गया। भाग 11 की बात करें तो विधायी और प्रशासनिक संबंधों की बात हो गई, और भाग 12 की बात करें तो ये वित्तीय संबंधों की बात हो गई। भाग 13 की बात करते हैं तो भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात होती है, जो आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक वर्णित है। याद होगा आपको जो है कि इसके बारे में, ठीक है, नहीं है तो ध्यान दो। भाग 10 की बात, मैं भाग की बात कर रहा हूं, भाग जो 25 मैंने पढ़ाए थे आपको स्टार्टिंग की 2nd या 3rd क्लास में। फिर आगे बात करते हैं भू राजस्व, राज्य सूची का विषय होता है जिस पर टैक्स राज्यों द्वारा लगाया जाता है और राज्य ही इसे वसूलते भी हैं। भू राजस्व, भाई जो आप जमीन वगैरह खरीदते हो या बेचते हो तो उस पे जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, स्टैंप पेपर हालांकि भले भारत सरकार छाप के भेजती है, लेकिन उस पे जो स्टैंप ड्यूटी देते हो वो आपकी राज्य सरकार कलेक्ट करती है और वही उस पे लगाती है टैक्स। इसी को कहा जाता है भू राजस्व। पहले जब आप प्राचीन काल पढ़ते थे, मध्यकाल पढ़ते थे, आधुनिक भारत में मॉडर्न पीरियड पढ़ते थे, तो वहां पे भू राजस्व के रूप में फसलों को लिया जाता था, नगद धनराशि को लिया जाता था। आज आप किसी प्रकार का जो लैंड को परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो वहां पे जो टैक्स कलेक्शन होता है भू राजस्व के रूप में, वो आप देते हैं अपना एक अमाउंट वगैरह। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण सीधे नहीं लिया जा सकता, बल्कि संघ सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अर्थात किसी भी प्रकार का जो विदेशी ऋण है वो राज्य सरकार डायरेक्ट नहीं ले सकती है, उसको संघ सरकार के माध्यम से, संचित निधि के माध्यम से ही लिया जा सकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय ही है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार यही कहती है कि किसी भी प्रकार के संघवाद से संबंधित जो विवाद है, चाहे वो केंद्र और राज्यों के मध्य हो या फिर राज्यों के मध्य हो आपस में, तो उनका निपटारा केवल और केवल कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और ये आर्टिकल 131 के तहत इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको हाईकोर्ट के दौरान समझाया था। आर्टिकल 300 कहता है कि वाद एवं कार्यवाहियों का उल्लेख किया जाता है, जितने भी वाद वगैरह होते हैं। आर्टिकल 301 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध रूप से कर सकते हैं। भाग 13 में, अभी हमने ऊपर पढ़ा इसको। आर्टिकल 302 कहता है कि अनुच्छेद 301 के प्रावधानों पर संसद के द्वारा निर्बंधन लगाने की शक्ति, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स पर भी जो है कि निर्बंधन लगते हैं। आर्टिकल 19
2 के अंतर्गत भी है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता उस पर भी जो है कि निर्बंधन लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, इनके आधार पे जो है कि सदाचार के आधार पे। इसी तरीके से आर्टिकल 301 के ऊपर भी निर्बंधन लगाया था 302 के द्वारा। तो ये भी प्रश्न बनते हैं। और आगे बात करते हैं, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान आर्टिकल 282 में। केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन जो अनुदान होते हैं वो 282 में वर्णित है। केंद्र और राज्य संबंध में जो समितियां हैं, जैसे राजमन्नार समिति हो गई 1969 में, ठीक है, सरकारिया आयोग हो गया 1983 में, पुंछी आयोग हो गया, ये आपका 2007 में हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से, हालांकि इसमें गॉडगिल भी आता है, उसको आप कमेंट करिएगा, शायद वो 1988 के आसपास जो है कि गॉडगिल गठित हुए थे। तो ये कुछ ऐसे जो है कि प्रोविजंस आपको हमने आज डिस्कस किए। अब अगली क्लास हम लोग आपातकाल के ऊपर पढ़ेंगे। हम लोग डेली कोशिश कर रहे हैं कि 6 से 7 पेज को कवर कर लेते हैं, और 6-7 पेज के हिसाब से देखें तो बस बचे हुए जो 20-22 पेज बचे हुए हैं वो आपके 3 दिन में हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ की जानकारी लेना चाहते हो तो ये सेम वही व्हाट्सअप नंबर है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में 1 से 1.5 मिनट में सारी अपडेट दी थी प्रीलिम्स की, मेंस की। जिन्होंने आगे के पार्ट को मिस कर दिया वो आगे जाके देख सकते हैं, सबसे फ्रंट में ही मैंने बताया था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, और बाकी क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो YouTube पर प्लेलिस्ट में साफ साफ मिल जाएगा आपको हमारे ग्लैंस एकेडमी में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।